दर्शकों नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच देश के जाने माने साहित्यकार, कवि, अनुवादक, ख़ासतौर से बच्चों के रचनाकार यानी बच्चों के साहित्य के रचनाकार श्री दिव्यक रमेश जी उपस्थित हैं। और दिव्यक रमेश जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। नमस्कार आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, आपको मैं अरसे से ध्रुवयुग और कई पत्रिकाओं में पढ़ता आया, तो बहुत सारी पत्रिकाओं में आप छपते रहे हैं। कविताएं तो मैंने ध्रुवयुग में ही पढ़ी थी पहली बार आपकी, और कई रचनाओं से भी अवगत हुआ था। तो उस समय से एक आपके प्रति एक क्या कहना चाहिए क्रेज़ मेरे अंदर था। और देखिए आज एक ऐसा सुसमय आया कि आपसे भेंट हो गई जी। और आप पटना में उपस्थित हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे थोड़ी बातचीत करने का अवसर मिल रहा है मुझे। तो आपने रमेश जी, वैसे तो दिव्यक रमेश आपका साहित्यिक नाम है जी। इसके पीछे भी एक कथा है छोटी मोटी, तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश अगर डाल सकें संक्षेप में। देखिए, मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा जी कि एक तो मुझे साहित्यिक माहौल मिला था, लेकिन मेरे परिवार में कोई साहित्यकार हो ऐसा नहीं था। अच्छा। यानी कि मेरा पालन पोषण जो हुआ वो 5वीं क्लास के बाद से अपने मामा नाना के यहाँ हुआ। हाँ। और नाना जी हमारे साहित्यिक अभिरुचि के थे जी। और वहाँ उनके पास छोटा सा पुस्तकालय भी था जिसको पढ़ने का मौका मिला मुझे। और मेरे पिताजी लोक गायक आप कह सकते हैं, बड़े अच्छे लोक गायक थे। जी जी। वो शायद हो सकता है कि मेरे जीन्स में हो। तो ऐसा नहीं था कि कोई मुझे साहित्यकार बनना है, लेकिन जब मैं अपने ननिहाल आ गया और मुझे पता लग गया कि अब यहीं पर रहना है, तो जाहिर है उस समय मुझे अपनी बहनें भी याद आती थी, माँ बाप भी याद आते थे जी। और पता नहीं किस चीज ने जो है ना मुझसे, और वो जो साहित्यिक वातावरण मिला, कुछ प्रेमचंद की, बिहारी आदि की चीजें पढ़ने को, तो अचानक 13-14 साल की उम्र में मैंने लिखना शुरू किया। जी। और वो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे नाना जी ने भी एक तरह से मुझे प्रेरित किया। जी जी। हालांकि वो भी मैं किस्सा बता दूं कि मैंने कहानी लिखी थी। हाँ। और जैसा कि किशोर अवस्था में कहानियों का जी हो सकता है वैसा ही था। और मेरे जो 2 दोस्त थे बड़े, जिनको मैं अंतरंग दोस्त मानता था जी, उनको मैंने दिखाई, तो उन्होंने कहा कि वाह, तूने ये काम किया है, अब इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और उन्होंने वो मेरे नाना जी को दे दी। अच्छा। उन दोनों घर परिवारों में यही होता कि पढ़ो, हाँ। ठीक है, और इन चक्करों में नहीं पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। और साहब नाना जी के यहाँ पेशी हुई, और नाना जी जो है उनके बाद जाते जाते मेरा बुरा हाल कि पता नहीं क्या होगा, क्या सजा मिलेगी। खैर उन्होंने पूछा, ये तुमने लिखी है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने 3 बार पूछा कि तुमने लिखी है? मैंने कहा हाँ। और उसके बाद जो जवाब मिला मुझे, मैं इसलिए सुना रहा हूँ ये आपको जी, कि घर परिवारों में आज भी ऐसा वातावरण अगर हो जाए, हाँ जी, तो बच्चों के विकास में बहुत मददगार हो सकता है। बिल्कुल। तो बताना चाहूँगा, नाना जी ने कहा कि जब उनको ये आश्वस्त हो गए कि मैंने ही लिखी है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, वाह, लिखते रहो, पढ़ाई के साथ साथ ऐसे। और मैं चौंक गया, और उसके बाद एक तरह से मेरे लिए तो दरवाजे खुल गए। उस समय ये कम होता था कि बिल्कुल बहुत ही कम होता है, बिल्कुल ये ब्रेक हुआ। बहरहाल, तो दूसरी बात है, जैसे आपने कहा कि धर्मयुग वगैरह मैंने अपने पढ़ा, धर्मयुग तक पहुंचने के लिए मुझे छोटी पत्रिकाओं का बहुत साथ मिला। अच्छा। एक समय विशेष था कि छोटी पत्रिकाएं जो निकलती थी, अगर कोई शोध करे तो पाएंगे लगभग हर छोटी पत्रिका के शीर्षांक में मेरी रचना छपती थी। जी जी। शुरू मैंने कहानियों से की थी, लेकिन और काफी देर तक कहानी और कविता होती रही। अच्छा। कहानी फिर पीछे छूटती चलेगी और मैं मूलतः आमतौर से रचनाकारों की शुरुआत कविता से होती है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा उल्टा है और मैं कविता में आ गया। तो ये रमेश शर्मा से दिव्यक रमेश, तो अभी तक मैं रमेश शर्मा था। ठीक है जी। 1970 में यूँ समझिए कि मेरी
ऐसी रचना छपी जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ कायदे की थी। अच्छा। उसका नाम था एक सूत्र, पत्रिका का नाम था मणिमय, और पत्रिका थी कोलकाता की। अच्छा। और उसको ठीक किया था मेरे गुरु होते थे बीए में, गंगा प्रसाद विरल, उन्होंने। वो छप गई वाह। रमेश शर्मा के नाम से। मैं दिल्ली में ही, मेरी पैदाइश हुई दिल्ली गांव में, परवरिश भी दिल्ली में हुई, शहरी इलाके में। दिल्ली में मैं पढ़ा। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ते थे जी, उस समय के जो रचनाकार थे दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, नहीं कैंपस से जुड़े हुए, जी। या जो यंग टीचर्स भी थे, अध्यापक, उन्होंने एक संवेश संकलन निकालने की योजना बनाई। और उस संकलन का नाम रखा गया दिविक। अच्छा। और वो बना ऐसा था, दिल्ली से दी, विश्वविद्यालय से दी, अच्छा। वी, हाँ। और कविता से क। वाह। दिविक रमेश। और उसके संपादक एक उस समय अध्यापक हो चुके थे, सुखबीर सिंह वो थे। उसमें भी मेरी रचना रमेश शर्मा के नाम से थी। अच्छा। ठीक है। अब हुआ ये कि जो ना, उन दिनों पता चला कि रमेश शर्मा नाम से कोई और भी लिखते हैं। अच्छा, वो अच्छा लिखते तो मुझे भी श्रेय जाता था। तो मैंने सोचा कि वो तो ठीक है, खराब लिखेंगे तब भी तो मेरी पिटाई होगी। हम लोगों को मजाक मजाक में आसपास के लोग कहते थे, जैसे मेरा नंबर क्रम में मान लीजिए 13वां है जी, तो कहो भाई दिविक 13वें, क्या हालचाल है। रमेश शर्मा नहीं मानते थे। अच्छा अच्छा। तो वहां से एक मेरे साथी थे कुछ 2-3, जी, विस्तार में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि यार तुम अपना नाम रमेश दिविक रख लो। गौर कीजिए, उपनाम जो है अपने नाम के बाद रखने की परंपरा है हिंदी में। और हम उत्साही जीव, हमने कहा यार बाद में क्यों लिखे, पहले क्यों नहीं लिखा, रमेश दिविक क्यों करे, दिविक रमेश। अब नाम का बड़ा वो विचित्र होता था कि काफी दिनों तक जो है मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये यार मेरा नाम तो रमेश शर्मा है, ये दिविक रमेश के नाम से। और उस दिन सौमित्र मोहन ने रमेश दिविक के नाम से छापी थी मेरी कविता। अच्छा। और कुछ जगह छपी जी। दिविक रमेश, उस दिविक का जो लोकार्पण हुआ था संवेश संकलन का, वो दिनकर जी ने किया था। फिर दिविक रमेश के नाम से जी को मैं कह सकता हूं कि जो बहुत अधिक प्रसारित किया, उसका श्रेय जाता धर्मयुग को। अच्छा। धर्मयुग ने लगातार दिविक रमेश के नाम से छापी, तो वो एक तरह से हो गया। और एक कवि होते थे भारत भूषण अग्रवाल, उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे नाम को प्रसारित करते हैं, तो मुझे दूर खड़ा कर देते थे। अच्छा। और जैसे रचनाकार खड़े हुए हैं कुछ, तो कहते मैं वहां से आवाज लगाऊंगा, अच्छा। तुम दूसरी आवाज पे जवाब देना। तो वो दिविक बोलते थे, सब चौंकते थे क्या है। बहुत दिनों तक दिविक का उनका मतलब ही नहीं, क्योंकि ये कोश का शब्द तो है ही ना। तो इस तरह से ये दिविक की कहानी है। अच्छा।